नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आप सभी का यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज पर स्वागत है। आज हम लोग एक नए विषय को जानेंगे। आज का हमारा विषय है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी या सोशलिस्टिक सिस्टम। इसको समाजवादी प्रणाली भी हम कहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसके गुण अवगुण क्या हैं। आज के हमारे इस क्लास में मुख्यतः हम लोग 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अवधारणा अर्थात कंसेप्ट, परिभाषा डेफिनेशन, मूल सिद्धांत या विशेषताएं, गुण लाभ या पक्ष में बातें, और अगला है अवगुण दोष या आलोचना। इस बार हमने गुण लाभ पक्ष तीनों बातों को इसमें रखा है और अवगुण दोष आलोचना, क्योंकि विद्यार्थी परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अवधारणा कंसेप्ट। तो समाजवाद शब्द जो है इसका अंग्रेजी रूपांतरण सोशलिज्म है, उसी का यह हिंदी रूप है। सोशलिज्म शब्द की उत्पत्ति सोशियस से हुई है, जिसका अर्थ होता है समाज। इस तरह समाजवाद का संबंध समाज और उसके सुधार से है। यह न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना पर जोर देता है। समाजवाद एक आधुनिक विचारधारा है। इसके विकास का मुख्य श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में पूंजीवाद की तीखी आलोचना की थी और इसकी बुराइयों को उजागर किया था। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ में विश्व की प्रथम समाजवादी व्यवस्था स्थापित की गई थी। 1917 ईस्वी में जो रूस की क्रांति हुई उसके बाद ही सोवियत संघ में इसकी सर्वप्रथम स्थापना की गई। समाजवादी शब्द का प्रयोग मुख्यतः हम 3 अर्थों में करते हैं। एक है राजनीतिक सिद्धांत के रूप में, दूसरा है राजनीतिक आंदोलन के रूप में और तीसरा एक विशेष प्रकार की आर्थिक और सामाजिक संरचना के रूप में। तो समाजवादी शब्द का प्रयोग इन 3 अर्थों में ही किया जाता है। अब हम लोग इसके परिभाषा को देखते हैं। वेकर कोकर नामक विद्वान ने समाजवाद की परिभाषा देते हुए कहा था कि समाजवाद वह नीति या सिद्धांत है जिसका उद्देश्य एक लोकतांत्रिक केंद्रीय सत्ता द्वारा प्रचलित व्यवस्था की अपेक्षा धन का श्रेष्ठ वितरण और उसके अधीन रहते हुए धन का श्रेष्ठतम उत्पादन करना है। इसी तरह बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि समाजवाद का अभिप्राय संपत्ति के सभी आधारभूत साधनों पर नियंत्रण से है। यह नियम समाजवाद के किसी एक वर्ग द्वारा न होकर स्वयं समाज के द्वारा होगा और धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया जाएगा। इस तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य या सरकार का या समाज का नियंत्रण होता है। इनके द्वारा अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से इनका प्रबंधन और संचालन किया जाता है। यह व्यवस्था व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा सामाजिक लाभ को अधिक महत्व देती है। आर्थिक न्याय और अवसरों की समानता इसके मूल आधार हैं। अब हम लोग इसकी विशेषताओं को या इसके मूल सिद्धांत को देखते हैं। कुल 13 इसकी विशेषताएं हमने चिन्हित किया है। पहला है उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार, दूसरा है आर्थिक कल्याण, तीसरा केंद्रीय नियोजन, चौथा अवसरों की समानता, पांचवा प्रतियोगिता का अभाव, छठा है व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्व, सातवां है पूंजीवाद का विरोधी, आठवां है सहयोग पर आधारित, 9 है आर्थिक समानता पर आधारित, उसके आगे है लोकतांत्रिक शासन में निष्ठा, 11 नंबर है आय एवं धन का न्यायोचित वितरण, 12वां है साधनों का इष्टतम उपयोग, 13 है सामाजिक हितों की प्रमुखता। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार या नियंत्रण। इस प्रकार की व्यवस्था में उत्पादन के जो साधन होते हैं उस पर राज्य या सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। किसी भी व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता है। उत्पादन के जो भी साधन हैं उस पर सरकार अपना नियंत्रण रखती है। दूसरा है आर्थिक कल्याण। यह व्यवस्था
लाभ के उद्देश्य से संचालित न होकर सामाजिक कल्याण को, अधिकतम सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर संचालित किया जाता है। इसमें समस्त साधनों का सामाजिक कल्याण को प्रमुखता दिया जाता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण समाजवादी व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। तीसरा है केंद्रीय नियोजन। केंद्रीय नियोजन इस व्यवस्था में, इसका केंद्रीय नियोजन देश की सत्ता के द्वारा किया जाता है। पूरे अर्थव्यवस्था को एक प्लान बनाकर इसका संचालन किया जाता है। इसमें सबको अवसरों की समता उपलब्ध कराई जाती है। इस व्यवस्था में समानता का सिद्धांत पर यह व्यवस्था कार्य करती है। इस समाज के प्रत्येक सदस्य को शिक्षा, जीविकोपार्जन तथा रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इनके बीच क्षेत्र, वर्ग, जाति या धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। पांचवा है प्रतियोगिता का अभाव। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी क्रियाओं का संचालन चूंकि सरकार के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। छठा है व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व। इस प्रणाली में, इस व्यवस्था में व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व दिया जाता है। इसकी व्यवस्था की मान्यता है कि समाज के माध्यम से ही व्यक्ति का संपूर्ण विकास किया जा सकता है। यह पूंजीवाद का विरोधी होता है। इस व्यवस्था में माना जाता है कि असमानता और अन्याय का कारण पूंजीवाद ही है। इसमें उत्पादन का समान वितरण नहीं होने से ही और धन का केंद्रीकरण होने से ही सारी समस्याएं होती हैं। यह सहयोग पर आधारित होता है। समाजवाद प्रतियोगिता का विरोध करता है और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग स्थापित करके देश का आर्थिक विकास करने पर यह जोर देता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता पर बल दिया जाता है। यह आर्थिक समानता पर ही आधारित होता है। यह सभी व्यक्तियों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। यह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में निष्ठा व्यक्त करता है। समाजवादी विचारकों का मानना है कि राज्य के लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एक महत्वपूर्ण साधन है। ये मताधिकार का विस्तार करके संसद को उसकी व्यवस्था चलाने के लिए इसको एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। इस व्यवस्था से व्यक्तियों का राजनीतिक सत्ता प्राप्त होती है। इसमें आय एवं धन का समान न्यायोचित वितरण किया जाना संभव होता है। सरकार समाज में आय और धन की जो विषमता होती है उसे दूर करने का प्रयास करती है। 12वां हमारा पॉइंट है साधनों का इष्टतम उपयोग। इस व्यवस्था में जो संसाधन होते हैं उनका अधिकतम प्रयोग, कुशल और इष्टतम प्रयोग संभव हो पाता है। चूँकि समाजवादी व्यवस्था में एक केंद्रीय योजना अधिकारी होते हैं और उन्हीं का उत्पादन और आर्थिक विकास की योजनाओं का निर्माण उन्हीं के द्वारा संभव होता है, करना होता है। इसीलिए उन साधनों का कुशल और इष्टतम प्रयोग संभव होता है। सामाजिक हितों की प्रधानता। इस प्रणाली में या इस व्यवस्था में व्यक्ति विशेष की अपेक्षा सामाजिक हित को अधिक महत्व दिया जाता है। समाज को एक अधिक इसमें ध्यान रखा जाता है व्यक्ति की तुलना में। अब हम लोग आते हैं इस व्यवस्था के क्या गुण हैं या इसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या लाभ हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो है कि यह आर्थिक शोषण का अंत करता है। यह सामाजिक न्याय पर आधारित है। उत्पादन का लक्ष्य सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करना होता है। उत्पादन एवं वितरण पर समाज का नियंत्रण होता है। सभी को उन्नति का समान अवसर मिलता है। साम्राज्यवाद का यह विरोधी होता है। तो ये इसके गुण और लाभ हैं। इसके अतिरिक्त इसका 7वां जो हमारा बिंदु है इसके वो है तीव्र एवं संतुलित आर्थिक विकास, अधिकतम लोक कल्याण, अपव्यय का निराकरण, आय एवं धन का समान वितरण, पूर्ण रोजगार की संभावना, आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पूंजीवाद की बुराइयों का अंत।
अब हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। पहला है शोषण का अंत। तो इस व्यवस्था में शोषण से मुक्ति मिलती है। हम जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिक और पूंजीपति दो वर्ग होते हैं और दोनों में हितों को लेकर टकराहट होती है। लेकिन इस व्यवस्था में इसमें किसी भी प्रकार का शोषण नहीं पाया जाता है। यह व्यवस्था वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर जोर देती है। दूसरा है सामाजिक न्याय पर बल। यह व्यवस्था सभी को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने पर बल देता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर पक्षपात नहीं किया जाता है। यह सबको समान अवसर मुहैया कराने का यह प्रयास करता है। सामाजिक न्याय इसका मूल आधार है। तीसरा है हमारा उत्पादन का लक्ष्य सामाजिक आवश्यकता। इस प्रणाली में व्यक्ति की आवश्यकताओं, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही उत्पादन कार्य किया जाता है। उत्पादन का लक्ष्य सामाजिक आवश्यकता होती है। समाज की जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति सरकार करती है। चौथा है उत्पादन एवं वितरण पर समाज का नियंत्रण। इस प्रणाली में, इस व्यवस्था में जो भी उत्पादन का कार्य होता है एवं उसका वितरण किया जाता है उस पर समाज का ही नियंत्रण होता है। इससे विषमता समाप्त करने को मदद मिलती है एवं सभी के उन्नति एवं विकास संभव हो पाता है। इसमें सभी को उन्नति का समान अवसर दिया जाता है। व्यक्ति, समाज के हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी उन्नति करने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराया जाता है। छठा है साम्राज्यवाद का विरोधी। यह व्यवस्था साम्राज्यवाद का विरोध करता है। यह औपनिवेशिक परतंत्रता का विरोधी है। यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थक है। लेनिन ने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। समाजवादियों का मत है कि जिस प्रकार पूंजीवाद में व्यक्तिगत शोषण होता है, ठीक उसी प्रकार साम्राज्यवाद में राज्यों द्वारा राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से परतंत्र एवं पर निर्भर बनाकर शोषण किया जाता है। अगला बिंदु है तीव्र एवं संतुलित आर्थिक विकास। चूँकि इस व्यवस्था में देश के संपूर्ण साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है, अतः वह एक निश्चित योजना बनाकर उसके अनुसार देश का तीव्र एवं संतुलित, चहुमुखी और समावेशी विकास करती है। अगला है अधिकतम लोक कल्याण। इस व्यवस्था का मुख्य ध्येय जो है, उद्देश्य है, वो लोक कल्याण ही होता है। यह लाभ अर्जन के उद्देश्य से नहीं बल्कि लोक कल्याण के उद्देश्य से संचालित होता है और प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अगला बिंदु है अपव्यय का निराकरण। इस व्यवस्था में देश के समस्त संसाधनों का एक पूर्व निर्धारित योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जाता है और उसको वांछित स्थानों पर उसका निवेश किया जाता है। इससे अनावश्यक प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है और आर्थिक साधनों का अपव्यय नहीं होता है। अगला है आय एवं धन का समान वितरण। इस प्रणाली में चूँकि यह समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है, अतः इसमें संपत्ति का केंद्रीयकरण नहीं हो पाता है। सरकार आय और धन के वितरण की असमानताओं को यथासंभव कम करने का प्रयास इसके माध्यम से करती है। इस प्रणाली में पूर्ण रोजगार की संभावना अधिक होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक केंद्रीय योजना अधिकारी मांग और वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। इससे व्यापार चक्र तथा बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाती है। अगला है बिंदु है आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण। इस व्यवस्था में पूंजीवाद की तरह धन का केंद्रीयकरण कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास नहीं होता है। इसमें आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण पाया जाता है। यह पूंजीवाद की बुराइयों का अंत करता है। पूंजीवाद में जो अनावश्यक शोषण, वर्ग संघर्ष पाया जाता है, जो गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है, उसका यह अंत करता है, उसका यह उन्मूलन करता है। अब हम लोग इस व्यवस्था की जो खामियां हैं या जिनके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है इस व्यवस्था को, उसको देखते हैं। पहला है कुशलता का अभाव, दूसरा है नौकरशाही को बढ़ावा, शक्ति का केंद्रीयकरण, उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता का अंत, राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि,
बेलोच व्यवस्था और स्वतंत्रता का अभाव, ये इसकी आलोचनाएं हैं। अब हम एक एक करके इसको देखते हैं। जो पहला है वो है कुशलता का अभाव। यह इस व्यवस्था की सबसे प्रमुख दोष है। इसमें निजी संपत्ति और लाभ का आकर्षण नहीं रहने के कारण यह व्यवस्था व्यक्तिगत प्रेरणा को समाप्त कर देती है। इससे कुशलता का स्तर गिर जाता है। दूसरा है नौकरशाही को बढ़ावा। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वह सरकारी अधिकारियों के द्वारा लिए जाते हैं। इससे नौकरशाही और लाल फीताशाही की प्रवृत्तियों का उदय होता है और इनको बढ़ावा मिलता है। अगला बिंदु है शक्ति का केंद्रीयकरण। इस व्यवस्था में शक्ति के केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। इससे व्यक्ति समाज का एक सदस्य नहीं बल्कि उसका दास हो जाता है। इसमें शक्ति का केंद्रीयकरण होता है। धन का तो विकेंद्रीकरण होता है लेकिन शक्ति का केंद्रीयकरण होता है। अगला बिंदु है उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता का अंत। इस व्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ताओं की जो सर्वोच्चता है, सार्वभौमिकता है, वो समाप्त हो जाती है। इस व्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है वह उपभोक्ताओं की इच्छा के अनुसार नहीं होता बल्कि राज्य या सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप होता है। इस व्यवस्था से राज्य के कार्य क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। आर्थिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में राज्य का अधिकार होने के कारण वह अपने कार्यों को समुचित रूप से संचालित और संपादित नहीं कर पाती है। अगला है कि यह व्यवस्था, यह जो प्रणाली है वो बेलोच होती है। इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने में दिक्कत आती है। उत्पादन और वितरण संबंधी कोई भी परिवर्तन करना इस प्रणाली में बहुत ही कठिन होता है। अंतिम जो हमारा इस प्रणाली का दोष है वो है स्वतंत्रता का अभाव। इस प्रणाली में स्वतंत्रता का अभाव पाया जाता है। सरकार का सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण होता है। वह आर्थिक स्वतंत्रता को समाप्त कर देती है। लोग स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर पाते हैं। व्यक्तिगत प्रेरणा समाप्त हो जाती है। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझावों को कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं जिससे ससमय आपको मेरा आगामी वीडियो पहुंचता रहे। इसी के साथ आप हमको अनुमति दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।